प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटेग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेजियरिज्म इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये रेगुलेशन 2018 में आए थे। यूजीसी के रेगुलेशंस और रूल्स जब हम पढ़ते हैं सिलेबस में तो एक संभावना बनती है कि इन रेगुलेशंस में से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी NITTR चंडीगढ़ में SSA ASO वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है इसी चैनल पर और आपके सिलेबस से संबंधित कई वीडियो डाली जा रही हैं जिसमें हमने UGC और AICTE को कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले बात होती है कि इन रेगुलेशंस को बनाने की पावर कहाँ से आई UGC के पास। तो UGC एक्ट 1956 जो है उसके सेक्शन 12 के क्लोज J में, जो हमने पहले पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था, कि क्लोज J बताता है कि UGC के पास क्या फंक्शन होंगे, UGC के क्या फंक्शन होंगे, ऐसा सेक्शन 12 में लिखा है। और J में बताया गया है कि फॉर एडवांसिंग ऑफ हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन को एडवांसिंग की तरफ ले जाने के लिए जो पावर्स हैं इनकी, उसके तहत, तथा सेक्शन 26, अब सेक्शन 26 में लिखा हुआ है कि UGC के पास रेगुलेशन बनाने की पावर्स रहेगी। और सेक्शन 25 में लिखा है कि UGC रूल्स भी बना सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन आपको UGC एक्ट के रटे हुए होने चाहिए। सबसे पहले शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन कमेंसमेंट आता है हमेशा की तरह, और यहाँ पर बताया गया है कि ये रूल्स अप्लाई टू द स्टूडेंट, फैकल्टी, रिसर्च एंड स्टाफ, रिसर्चर पर भी, स्टाफ पर भी और स्टूडेंट्स पे भी लागू होते हैं। कौन से रूल? प्लेजियरिज्म के रूल्स। चाहे एक इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में कोई भी प्लेजियरिज्म कर रहा हो, यह रूल सब पे लागू होते हैं। महत्वपूर्ण डेफिनेशंस को देखा जाए तो एकेडमिक इंटेग्रिटी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है ये एक प्रकार की, इन परफॉर्मिंग एंड रिपोर्टिंग विच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। कॉमन नॉलेज का मीन्स क्या होगा इन रेगुलेशंस में? वेल नोन फैक्ट, क्वोट या फिगर, जो कि बहुत से लोगों द्वारा कॉमनली पहले से सबको पता हो, ऐसी कोई कॉमन बात, फैक्ट या फिगर, नोन टू मोस्ट पीपल। डिग्री का मीन हमने पिछली वीडियोस में भी कई बार डिस्कस किया है कि एक्ट के सेक्शन 22 में डिग्री बताई गई है कि UGC डिफाइन करेगा डिग्री क्या होती है, विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटेग्रिटी पैनल, अब ये नई चीज़ है इन रेगुलेशन में। ये एक पैनल होगा जिसका काम होगा कि जितने भी केसेस या एप्लीकेशंस आती हैं प्लेजियरिज्म को के संबंध में, उनको इन्वेस्टिगेट करेगा। तो ऐसा एक DAIC यानी डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटेग्रिटी पैनल डिपार्टमेंटल लेवल पे बनाया जाएगा। एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, तो डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट के लेवल पर ही बनाया जाएगा DAIP। फैकल्टी से यहाँ पर संबंध है कि कोई भी टीचिंग स्टाफ या जो स्टूडेंट को गाइड करता है, चाहे वो रेगुलर हो, एड हॉक हो, गेस्ट हो, टेम्पोरेरी हो या विजिटिंग हो। HEI मतलब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो UGC एक्ट के सेक्शन 2F में बताया गया है। 2F में क्या लिखा हुआ था? 2F कहता है कि यूनिवर्सिटी मीन्स ए यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमीशन, वो कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज कर दी जाएगी विद द रेगुलेशन। और सेक्शन 3 में कहा गया है कि UGC डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से, जो भी यूनिवर्सिटी उसके एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करेगी उनको। इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटेग्रिटी पैनल, यह इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बनाया जाएगा। ये जो DAIP की जो रिकमेंडेशन होती है उनको कंसीडर करता है और अप्रोप्रिएट डिसीजन लेता है और पेनल्टी को भी डिसाइड करता है, जो भी पेनल्टी इम्पोज की जानी है। इन एक्सेप्शनल केसेस इट शैल इन्वेस्टिगेट एलिगेशन ऑफ प्लेजियरिज्म एट इंस्टीट्यूट लेवल। स्क्रिप्ट का मतलब यहाँ पर रहेगा, चाहे कोई रिसर्च पेपर हो, थेसिस हो, डिसर्टेशन हो। अब ये डिसर्टेशन क्या होती है? ऐसे समझ लो, एक तरह का पूरा लेख बड़ा सारा, चैप्टर्स हो बुक्स के या फुल फ्लेज्ड बुक हो, ये सभी स्क्रिप्ट
होती हैं, सभी को स्क्रिप्ट में इंक्लूड किया गया है। तो क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि इनमें से कौन सा स्क्रिप्ट में इंक्लूड है या नहीं है। इन प्रिंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे यह स्क्रिप्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या फिर प्रिंट में हो, चाहे स्टूडेंट ने इसको बनाया हो या फैकल्टी ने या रिसर्चर ने या स्टाफ ने, लेकिन इसमें से एक्सक्लूड किया गया है असाइनमेंट्स को। जो स्टूडेंट अपने कोर्स के दौरान असाइनमेंट्स बनाते हैं उनको स्क्रिप्ट में नहीं रखा गया। मतलब इस असाइनमेंट किसी ने कॉपी पेस्ट करके कहीं से भी दूसरे का नकल मार के लिखा हो, उनके ऊपर प्लेजियरिज्म नहीं लगता, ना ही टर्म पेपर्स पे, ना ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स पे। कोर्स वर्क, एसे, आंसर स्क्रिप्ट, ये सब जो है स्क्रिप्ट नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना, एसे को आंसर कॉपी जो है ये सब स्क्रिप्ट नहीं होती। लेकिन रिसर्च पेपर आए या थेसिस आए, डिसर्टेशन आए, चैप्टर या फुल फ्लेज्ड बुक आए तो वो स्क्रिप्ट है। सोर्स का मतलब रहेगा पब्लिश्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मटेरियल फ्रॉम एनी सोर्स, इसमें इंक्लूड होंगे ओपिनियन गेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द अदर पीपल, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन बीइंग गिवन द सेम मीनिंग डिफाइंड अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। स्टाफ रेफर टू ऑल नॉन टीचिंग स्टाफ, अब वो भी रेगुलर, टेम्पोरेरी, कॉन्ट्रैक्चुअल, आउटसोर्स, सारे के सारे स्टाफ उसमें शामिल हो जाते हैं। और जहाँ पर ईयर लिखा हो इन रेगुलेशन में तो उनका मतलब है एकेडमिक ईयर। अब मेन कार्यक्रम शुरू होता है अपना, तो ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे इसके। जो हम अभी रेगुलेशन पढ़ रहे हैं प्लेजियरिज्म के खिलाफ, उसको रोकने के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च थेसिस, डिसर्टेशन, इंटेग्रिटी यानी सत्यता, एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेजियरिज्म इन एकेडमिक राइटिंग। यही इसके साथ टू डेवलप सिस्टम टू डिटेक्ट प्लेजियरिज्म, प्लेजियरिज्म को डिटेक्ट करने का सिस्टम डेवलप करना है, यह भी ऑब्जेक्टिव है इन रेगुलेशंस का। सेटअप मैकेनिज्म्स टू प्रिवेंट प्लेजियरिज्म, और प्लेजियरिज्म को रोकने का मैकेनिज्म। पनिश स्टूडेंट, फैकल्टी, रिसर्चर या स्टाफ, जो भी प्लेजियरिज्म करता हुआ पाया जाता है उसको पनिश करना भी इन्हीं रेगुलेशंस में बताया गया है। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स में ये बातें आती हैं। अब ड्यूटी ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्या रहेंगी? उनकी ड्यूटी है कि वो इन्हेंस करें अवेयरनेस को अबाउट रिसर्च एंड एकेडमिक एक्टिविटीज़, टू प्रमोट एकेडमिक इंटेग्रिटी एंड टू प्रिवेंट प्लेजियरिज्म। अवेयरनेस प्रोग्राम और ट्रेनिंग जो है वो HEI इंस्ट्रक्ट करता है अबाउट प्रॉपर एट्रीब्यूशन, सीकिंग परमिशन ऑफ द ऑथर वेरेवर नेसेसरी। मतलब ये HEI की ड्यूटी है कि वो ये सिखाए, बताए अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, कि अगर आपने कुछ लेख लिया है और कहीं से कॉपी भी किया है किसी और का, तो किस तरह से परमिशन लेनी है उसके एक्चुअल ऑथर से। एक्नोलेजमेंट ऑफ सोर्स एंड कंपैटिबल विद द नीड्स इन अकॉर्डेंस विद रूल्स, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द सोर्स। HEI शैल कंडक्ट सेंसिटाइजेशन सेमिनार्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स एवरी सेमेस्टर कंडक्ट करने हैं ये सेमिनार्स, अवेयरनेस प्रोग्राम। कर्बिंग प्लेजियरिज्म, प्लेजियरिज्म को कैसे रोका जाएगा? नंबर 6 पे दिया हुआ है। HEI शैल इम्प्लीमेंट द टेक्नोलॉजी बेस्ड मैकेनिज्म यूजिंग अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर, अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर उनको सेटअप करना होगा। टू एंश्योर थेसिस, डिसर्टेशन, पब्लिकेशन डॉक्यूमेंट्स आर फ्री ऑफ प्लेजियरिज्म। तो उस सॉफ्टवेयर से वो चेक कर लेंगे कि कोई प्लेजियरिज्म, कॉपी पेस्ट का काम तो नहीं है ये at the time of their submission. The mechanism shall be made accessible to all engaged in research work, including students, faculty, research या staff। सभी उसको एक्सेस तो कर पा रहे हैं ना। Every student submitting thesis या any other document shall submit an undertaking। क्या देगा स्टूडेंट अंडरटेकिंग में? कि the document has been prepared by him and that the document is original work and free of any plagiarism. The undertaking shall also include that the document has been duly checked through a plagiarism detection tool approved by the HEI. HEI shall develop a policy on plagiarism and get it approved by statutory body.
अपनी स्टैट्यूटरी बॉडी से उस पॉलिसी को अप्रूव भी कराना है। द अप्रूव्ड पॉलिसी शैल बी प्लेस्ड ऑन द होम पेज ऑफ द इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट। Each supervisor shall submit a certificate that the work done by the researcher under him is plagiarism free. Okay. HEI shall submit to InflibNet. HEI किसको सबमिट कर रहा है? InflibNet सॉफ्ट कॉपीज सबमिट कर रहा है। डिसर्टेशंस या थेसिस उसके अंदर है, विद इन ए मंथ सबमिट कर रहा है आफ्टर द अवार्ड ऑफ डिग्री फॉर होस्टिंग इन द डिजिटल रिपोजिटरी। जैसे ही अवार्ड हो जाती है डिग्री, उसके 1 महीने के अंदर वो जितने भी रिसर्च प्रोग्राम्स के थेसिस वगैरह थे, रिसर्च पेपर्स थे, वो सब इनफ्लिबनेट को दे दिए जाएंगे, इनफ्लिबनेट को दे दिए जाएंगे ताकि वो शोध गंगा ई रिपोजिटरी पर होस्ट कर सके उनको। HEI shall create institutional repository on institute website which shall include dissertation, thesis, paper, publication and other in-house publications. Similarly, checks क्या है? checks मतलब जांच कैसे करेंगे प्लेजियरिज्म की। इसमें शामिल है क्या क्या जांच करना है? तो all quoted work reproduced with necessary permission and or attribution। तो इसमें सभी quoted work शामिल है। all references, bibliography, table of content, preface, acknowledgement, all generic terms, symbols, standard equation। तो एक बार वीडियो को यहाँ पॉज करके इन सभी को फिर से पढ़ लेना, जो ये बताए मैंने, इन सब चीज़ों की जांच होती है। रिसर्च वर्क कैरिड आउट शैल बी बेस्ड ऑन ओरिजिनल आइडियाज, इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट, समरी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। ये सभी के सभी रिसर्च वर्क में आते हैं, ओरिजिनल आइडियाज़ में आते हैं। ये जो नाम बोले ना, एब्स्ट्रैक्ट, समरी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन है किसी की, रिजल्ट्स हैं या कंक्लूजन है या रिकमेंडेशंस है, ये सभी ओरिजिनल आइडिया में आते हैं। एंड शैल नॉट हैव एनी सिमिलैरिटीज़, और इनमें कोई सिमिलैरिटी भी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जब यह अपने लेख सबमिट कर रहे हो तो इनमें कोई सिमिलैरिटी यूँ नहीं कि पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, अप टू 14 कंजेक्यूटिव वर्ड्स तक को, मतलब थोड़ा बहुत अंतर करके सभी बच्चे अपना आंसर लिखते हैं या पेपर्स वर्क तैयार करते हैं, तो 14 वर्ड्स की लिमिट तक एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं लिखा होना चाहिए वर्ड बाय वर्ड। लेवल देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है लेवल्स। इस पूरी PDF में ऊपर का अगर ना भी समझ आया हो ना इतना, तो एक आइडिया लग पा रहा है कि ये रेगुलेशंस किस लिए बनाए गए हैं, तो उतने से काम चल जाएगा आपका। क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं प्रीवियसली वो लेवल से आए थे कि लेवल ऑफ प्लेजियरिज्म के ऊपर, तो अब लेवल देख लेते हैं। तो इसमें क्वांटिफाइड किया गया है फॉलोइंग लेवल्स में, और ये असेंडिंग ऑर्डर में है, और जितना लेवल बढ़ रहा है उतना गंभीर मामला है। तो अगर सिमिलरिटी पाई जाती है आपके डॉक्यूमेंट्स में 10% तक की, तो वो लेवल 0 है। अब इसे याद कर लेना है कि 10 to 40 लेवल 1, 40 to 60 लेवल 2, 60 से अबोव लेवल 3, और लेवल 0 जो 10% से नीचे का है वो माइनर सिमिलरिटी कहते हैं उसे, और उस पर कोई पेनल्टी नहीं है। डिटेक्टेशन, रिपोर्टिंग, हैंडलिंग ऑफ प्लेजियरिज्म, इसको देखते हैं। तो जिसने भी वो पकड़ा है, जिसने भी मेंबर ने प्लेजियरिज्म का मामले को जो कंप्लेंट कर रहा है वो रिपोर्ट करेगा DAIP को, और DAIP इन्वेस्टिगेट करेगा और अपनी रिकमेंडेशन पेश कर देगा इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटेग्रिटी पैनल को। अथॉरिटीज ऑफ इंस्टीट्यूशन कैन आल्सो टेक सुओ मोटो नोटिस ऑफ एन एक्ट ऑफ प्लेजियरिज्म एंड इनिशिएट प्रोसीडिंग। तो इंस्टीट्यूट इनिशिएट कर देगा प्रोसीडिंग्स, जैसे CCA रूल्स में हमने बताई थी, उसी तरह यहाँ पर भी प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं। ऑल सच केसेस विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय दी IAIP। डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटेग्रिटी प्लान को अब देखते हैं, इसकी कंपोजिशन, रचना को देखते हैं। इसमें 3 लोग होते हैं DAIP में, यह डिपार्टमेंट के स्तर पर होता है। इसका चेयरमैन जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट खुद ही होता है। इसमें एक मेंबर होता है जिसको हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं है, ये हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन नॉमिनेट करता है, और ये सीनियर एकेडमिशियन होता है आउटसाइड द डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट का DAIP है
उस डिपार्टमेंट से बाहर के एक एकेडमिशियन को हेड ऑफ HEI नियुक्त करता है, इसका एक मेंबर। दूसरा मेंबर जो है वो एक स्किल्ड पर्सन होता है, एक्सपर्ट होता है एंटी प्लेजियरिज्म टूल्स का, इसको खुद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नॉमिनेट कर रहा है। तो एक मेंबर हो गया हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का, और एक वेल वर्स्ड मेंबर हो गया हेड ऑफ डिपार्टमेंट का, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट खुद चेयरपर्सन भी है। तो टेन्योर की बात करें तो इन मेंबर्स की, जो मेंबर नियुक्त किए गए हैं, इनका टेन्योर होता है 2 साल, और क्वोरम होता है 2, 3 मेंबर बताए हैं तो, और चेयरमैन ज़रूर होना चाहिए। अगर चेयरमैन ही नहीं आया, एब्सेंट है, तो मीटिंग कंडक्ट नहीं होगी। DAIP शैल हैव पावर टू रिकमेंड पेनल्टी, इसके पास पेनल्टी को रिकमेंड करने की पावर है, केवल रिकमेंड करने की, लगाने की नहीं है। DAIP शैल सबमिट इट रिपोर्ट टू IAIP विद इन 45 डेज़, रिपोर्ट देंगे 45 डेज़ में। अब पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटेग्रिटी पैनल। इसकी कंपोजिशन देखें तो अब क्योंकि ये तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर है, तो चेयरमैन होंगे प्रो वाइस चांसलर। अब यहाँ गलती मत करके आना, वाइस चांसलर नहीं है ये है प्रो वाइस चांसलर। अगर दोनों में अंतर नहीं पता तो हमारी पिछली वीडियो जो थी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ पे 3 वीडियो डाल चुके हैं, एक और बच रही है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो उन वीडियोस में अच्छे से समझाया गया है कि एक यूनिवर्सिटी में चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, डीन, हेड, इनके क्या रोल होते हैं। तो हम बात कर रहे थे IAIP के कंपोजिशन के बारे में। चेयरमैन होते हैं प्रो वाइस चांसलर, या डीन भी हो सकता है, या फिर कोई सीनियर एकेडमिशियन होगा HEI का। मेंबर इसमें 3 होते हैं। पहला मेंबर जो है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन देगा, सीनियर एकेडमिशियन होगा वो कोई भी। दूसरा मेंबर जो है वो इंस्टीट्यूट से ही बाहर का होगा। तीसरा मेंबर प्लेजियरिज्म का एक्सपर्ट होगा, और ये सारे मेंबर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट नॉमिनेट करेंगे। चेयरपर्सन जो है वो DAIP और IAIP शैल नॉट बी द सेम, वो सेम नहीं हो सकता। द टेन्योर जो है 3 साल रहेगा। डिपार्टमेंट वाले का था 2 साल, और इंस्टीट्यूशनल लेवल वाले का है 3 साल। क्वोरम की बात करें तो 3/4 है। IAIP शैल कंसीडर द रिकमेंडेशन ऑफ DAIP, ये कंसीडर करेगा रिकमेंडेशन को जो DAIP ने प्रस्तुत करी थी। IAIP शैल आल्सो इन्वेस्टिगेट केसेस, यह भी इन्वेस्टिगेट करेगा, ये नहीं कि सीधा बस अपना फरमान उस पर सुना दे, खुद भी इन्वेस्टिगेट करेगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के आधार पर। IAIP शैल हैव द पावर टू रिव्यू द रिकमेंडेशन, उसको IAIP शैल सेंड द रिपोर्ट, अब ये भी रिपोर्ट सेंड करेगा आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एंड द रिकमेंडेशन ऑफ पेनल्टी। अब ये पेनल्टी को रिकमेंड करेगा कि कौन सी पेनल्टी लगाई जानी है, उसको रिकमेंड करेगा टू द हेड ऑफ HEI, इंस्टीट्यूशन के हेड के पास ही पेनल्टी लगाने की शक्ति है बस, और यह भी 45 दिन में अपनी पेनल्टी को रिकमेंड कर देगा। IAIP शैल प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ द रिपोर्ट टू द पर्सन अगेंस्ट होम इंक्वायरी रिपोर्ट इज सबमिटेड, उस पर्सन को भी कॉपी देगा। अब चलो पढ़ते हैं पेनल्टीज़ के बारे में, यहाँ सतर्क हो जाओ, इम्पोर्टेंट है ये। व्हेन ऑल एवेन्यूज ऑफ अपील हैव बीन एग्जॉस्टेड एन इंडिविजुअल इन क्वेश्चन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इनफ अपॉर्चुनिटीज़, और उसको इनफ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल गई हैं जो भी उसको अपना रिप्रेजेंटेशन देना हो, उसके बाद में पेनल्टी लगाई जानी ही है। अब पेनल्टी जो है ना, 2 इनको सेपरेट बताया गया है। अगर थेसिस या और डिसर्टेशंस के लिए प्लेजियरिज्म का केस है तो पेनल्टी अलग होंगी, और एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन के लिए प्लेजियरिज्म है तो पेनल्टी अलग होंगी। वैसे सिमिलर है, आपको याद करा देते हैं। चलिए, अगर लेवल 0 की पेनल्टी है तो नो पेनल्टी, लेवल 1 की है तो स्टूडेंट शैल बी आस्क्ड टू सबमिट ए रिवाइज्ड स्क्रिप्ट विद इन 6 मंथ्स। लेवल 1 पे स्टूडेंट को बोला जाएगा कि आपने जो स्क्रिप्ट दी है वो नकली है, वो आपने नकल करके की है, प्लेजियरिज्म है,
तो इसको 6 महीने के अंदर फिर से सबमिट करो, तो उस पर लोड आ जाएगा कि यार 6 महीने में कैसे इसको जल्दी से करूँगा। तो यह थी लेवल 1 की पेनल्टी। हम बात कर रहे हैं थेसिस एंड डिसर्टेशन के केस में। लेवल 2 की पेनल्टी में क्या होगा कि उसको स्क्रिप्ट सबमिट करने से ही डिबार कर दिया जाएगा 1 साल तक। लेवल 3 में क्या होगा कि उस स्टूडेंट का उस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाएगा। पेनल्टी ऑन रिपीटेड प्लेजियरिज्म, अगर वो फिर से प्लेजियरिज्म करता है वही, तो क्या होगा, शैल बी पनिश्ड फॉर द प्लेजियरिज्म ऑफ 1 लेवल हायर दैन द प्रीवियस लेवल, पिछले से 1 लेवल हायर की पेनल्टी लगा दी जाएगी। वेयर प्लेजियरिज्म ऑफ हाईएस्ट लेवल इज कमिटेड, यदि उसने पहले से भी हायर लेवल का प्लेजियरिज्म कर दिया है तो फिर पनिशमेंट वही दी जाएगी जो उस हायर लेवल के लिए लिखी गई है। यानी पुराने वाले को रिपीट करेगा तो 1 बढ़ा के पेनल्टी लगा देंगे, और बढ़ाकर ही प्लेजियरिज्म करेगा तो वही पेनल्टी देंगे जो बड़े वे में लिखी है। अब देख लेते हैं, अच्छा एक और बचा है कि पेनल्टी इन केस वेयर डिग्री या क्रेडिट हैज़ ऑलरेडी बीन ऑब्टेन, जब डिग्री आप पहले ही दे चुके हो, या क्रेडिट उसको जो दिया जाता है एक्रेडिशन ऑफ बैंक क्रेडिट्स हमने पढ़ाया है पिछली वीडियोज़ में, तो क्रेडिट अगर आपने दे दिया है, डिग्री दे दी है, उसके बाद में प्लेजियरिज्म फाउंड हुआ है तो क्या पेनल्टी क्या होगी। ऐसे केसेस में डिग्री और क्रेडिट शैल बी पुट इन अबेयंस, तो ये शब्द आपको, ये सेंटेंस आपको बल्कि पूरा याद रखना चाहिए कि शैल बी पुट इन अबेयंस, उसको अबेयंस में रख दिया जाएगा फॉर ए पीरियड रिकमेंडेड बाय द IAIP अप्रूव्ड बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। हेड से अप्रूव कराना ज़रूरी है, अगर किसी के डिग्री को अबेयंस में डाल रहे हो तो हेड से अप्रूव करा दोगे। अब पेनल्टियों की बात करेंगे एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन के मामले में। लेवल 0 है तो नो पेनल्टी, लेवल 1 है तो विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट। अब उस वाले में क्या था, थेसिस एंड डिसर्टेशन के मामले में था कि उसको 6 महीने के अंदर बाध्य कर दो कि जल्दी से दोबारा सबमिट कर, लेकिन इसमें क्या है, विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट को ही विड्रॉ कर दिया जाएगा। लेवल 2 में क्या होगा, मैन्युस्क्रिप्ट को विड्रॉ करना है, प्लस में डिनाइड ए राइट टू 1 एनुअल इंक्रीमेंट। अब ये एकेडमिक रिसर्च पब्लिकेशन है ना, ये कोई स्टाफ का आदमी करता है, तो इसके ऊपर प्लेजरिज्म होने पे उसकी एनुअल इंक्रीमेंट को रोक दिया जाएगा। 1 एनुअल इंक्रीमेंट, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 1, और उसकी सुपरवाइजरी पावर छीन ली जाएगी 2 साल के लिए। आप कोई ऐसा सुपरवाइजरी लेवल का काम नहीं करोगे, ऐसे पद पे नहीं रहोगे। फिर लेवल 3 यानी अबो 60%, तब क्या होगा, विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट तो होगी ही, इस बार 2 एनुअल इंक्रीमेंट रोक दिए जाएंगे। इस बार 3 साल के लिए सुपरवाइजरी ख़त्म कर दी जाएगी। उसी प्लेजियरिज्म को रिपीट किया है तो 1 हायर लेवल की पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर हायर लेवल की पेनल्टी करी है तो हायर लेवल में जो लिखा है वो शैल बी ऑपरेटिव। इन केस लेवल 3 ऑफेंस इज रिपीटेड, अगर ये लेवल 3, अब ये बात का ध्यान रखो कि यहाँ पर ऐसा मामला नहीं था, वो स्टूडेंट्स था, यहाँ पर एकेडमिशियन है। अगर उसने लेवल 3 यानी 60% वाली लेवल 3 की प्लेजरिज्म को दोबारा रिपीट कर दिया तो उसका सस्पेंशन और टर्मिनेशन सीधा सफाया उसका। अब पेनल्टी इन केस वेयर द बेनिफिट या क्रेडिट हैज़ ऑलरेडी बीन ऑब्टेन्ड, पहले ही दे दिया है, उसका क्रेडिट या बेनिफिट जो फ़ायदा था वो पहले ही दे दिया है, तो फिर बेनिफिट या क्रेडिट शैल बी पुट इन अबेयंस, जब तक कि IAIP बताएगा समय काल के लिए पुट इन अबेयंस और अप्रूव्ड बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। इफ़ देयर इज एनी कंप्लेंट ऑफ प्लेजरिज्म अगेंस्ट द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर हेड के खिलाफ ही, जो इंस्टीट्यूशन का हेड है उसी के खिलाफ कंप्लेंट आई है, तो फिर यह मामला शैल बी टेकन बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, तो जो भी उस हेड की कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी ना उसके पास जाएगा। प्लेजरिज्म अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD के अगेंस्ट किया गया है तो IAIP रिकमेंडेशन देगा अपने इंक्वायरी के बाद, और एंड अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको अप्रूव करेगी। इफ़ देयर इज एनी कंप्लेंट ऑफ प्लेजियरिज्म अगेंस्ट एनी मेंबर ऑफ DAIP और IAIP, DAIP या IAIP के मेंबर यानी इन कमेटियों के खुद मेंबर ने ही प्लेजियरिज्म कर दिया हो, देन सच मेंबर शैल एक्सक्यूज़ हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, तो उसको मीटिंग की भागीदारी से ही हटा दिया जाएगा। अगर कोई रिमूवल या डिफ़िकल्टी आती है इन रेगुलेशंस के इम्प्लीमेंटेशन में
या इंटरप्रिटेशन चाहिए इनका, इनसे मतलब इनसे संबंधित मामले में कोई भी समस्या हो किसी इंस्टीट्यूशन की, कुछ समझ ना आ रहा हो क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, तो आप किसको कांटेक्ट कर सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। पिछले जो हमने रूल्स रेगुलेशंस पढ़े हैं यूजीसी के, वहाँ पर खुद यूजीसी का नाम आता था कि कोई भी इंटरप्रिटेशन का मामला हो तो यूजीसी को रेफ़र करो। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि डिफ़िकल्टी के रिमूवल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास जाओ। कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखो, तभी तो पता चलेगा कि कैसी लगी वीडियो। सिलेबस कवर कर देंगे। अब यूजीसी ज़्यादा नहीं बचा है, बस अगली 3-4 वीडियोस की बात है। यूजीसी वाले जो ये अपने एकेडमिक रूल्स हैं सिलेबस में, इनमें स्कोर करना आसान है।